नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में लगातार हम बात कर रहे हैं अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। आज मेरे राम तेरे राम बनाएंगे किसका काम, इसी पर होगी बात। तो यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का समय बचा हुआ है और यूपी में हर पार्टी जीत की तैयारी के लिए चुनाव प्रचार को धार देने में जुटी हुई है और सबसे अहम, हर सियासी पार्टी के केंद्र में इस बार अयोध्या है। यूपी में सियासी जमीन तलाशने उतरी आम आदमी पार्टी ने भी कल से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और आगाज के लिए उसने भी रामनगरी अयोध्या को ही चुना है। 90 के दशक से अयोध्या सियासत का केंद्र बनी रही। कोई उसका विरोध करके सियासी रोटियां सेकता रहा तो कोई उसका समर्थन करके, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव पहला ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें हर पार्टी जीत के लिए राम दरबार में माथा टेक रही है। बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर ओवैसी की पार्टी हो, हर किसी को लग रहा है कि जीत का रास्ता इस बार अयोध्या से होकर ही जाएगा। सिसोदिया ने तो ऐलान कर दिया है कि अब यूपी में गुंडाराज नहीं, राम राज्य लाएंगे, हिंदू मुस्लिम की दूरी मिटाएंगे, मुंह में राम और बगल में संविधान को लेकर यूपी का विकास करेंगे। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है, जबकि आम आदमी पार्टी पहले कुछ और कहा करती थी, उसका भी जिक्र करेंगे। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सियासी पार्टियों को लग रहा है बीजेपी के तो एजेंडे में हमेशा राम मंदिर रहा, हिंदुत्व रहा, ये कोई नया नहीं था, लेकिन इस बार और पार्टियां भी इस कतार में खड़ी हुई हैं। उनको भी लग रहा है कि अयोध्या जाएंगे तो पूर्वांचल को साधेंगे। सुनिए मनीष सिसोदिया को। तो आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर आप देख रहे हैं ना। क्या कांग्रेस रहती बनाती, क्या सपा रहती बनाती, क्या बहन जी रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? राम को नकारने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? आप राम मंदिर के निर्माण से, मोदी जी के इस अभियान से खुश हैं? सभी लोग पीछे तक माताओं की ओर से हाथ नहीं उठ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनना का काम पुण्य का काम है ना, भारत की आस्था का सम्मान है ना, आप सभी सहमत हैं ना? तो क्या इसके लिए आप सब मोदी जी का समर्थन करते हैं? राम सबके हैं और राम को दिल में लेके काम करें ना। हम दावा कर रहे हैं कि हम भगवान राम को दिल में रख रहे हैं और बगल में संविधान लेके हम सरकार चला रहे हैं। क्या आपको लगता है ये लोग मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। हम कह रहे हैं हमारे मुंह में और बगल में, दिल में भगवान राम है और हमारे बगल में संविधान है। संविधान में बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, आज तिरंगा उठा के उसी सपने को सच करने का संकल्प लेकर निकल। तो एक तरफ आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने तीखा हमला विपक्षी पार्टियों पर बोला है। साफ तौर पर कहा कि जो गोली चलवाते हैं, भगवान राम का विरोध करते हैं, वो राम मंदिर बनवाएंगे। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया आप संविधान की बात कर रहे हैं, एक तरफ भगवान श्री राम की आस्था की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि पहले बयान कुछ और हुआ करते थे और अब चुनाव आते आते कैसे सुर बदल गए हैं, बयान बदल गए हैं और अब वहां पर राम नाम की लूट मची हुई है। हर कोई अयोध्या की तरफ देख रहा है, ताड़ रहा है अयोध्या को। क्यों? अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही मेरे 2 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है, और साथ ही संजीव झा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, और मानस श्रीवास्तव लखनऊ से, राजीव रंजन वाराणसी से। सबसे पहले राजीव, आपके पास आ रही हूं। आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने ऐसी ही स्टेटमेंट दी है। साफ तौर पर कहा जो भगवान श्री राम का विरोध करते हैं, जो गोली चलवाते हैं, वो राम मंदिर का निर्माण कराएंगे क्या? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें, चुनाव हो रहा है तो हर पार्टी अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन जहां तक गोली चलवाने की बात है या अतीत की बात है या अयोध्या में दूसरे पार्टियों के न जाने की बात है,
आमतौर पर आप देखते हैं कि जब भी कोई विवादित, चाहे जमीन का हिस्सा हो या किसी गांव में विवाद हो, तो पॉलिटिकल लोग जाने से बचते हैं कि हमको किसका पक्ष लेना पड़े, किसका नहीं लेना पड़े। दुनिया का सबसे पेचीदा मुकदमा अयोध्या का विवादित ढांचा था और वो लगातार कोर्ट में था। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी पार्टियों ने इससे परहेज और गुरेज किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इससे अलग हटके, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना कि हम इस देश की मिट्टी से बने लोग हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोग हैं, उनकी ये मान्यता है कि आज़ादी के बाद बनी पार्टी ये भारतीयों द्वारा बनाई गई, यहाँ की संस्कृति, परिवेश और समाज के लोगों द्वारा बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी A.O. ह्यूम ने बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी विदेशियों की थी। तो एक ये विचार लेके चलते हैं, इसलिए भगवान राम को उन्होंने एक प्रतीक के तौर पर पकड़ा, राजनीति में अपने पुनर्स्थापन के लिए या फिर से जिंदा होने के लिए पकड़ा, और उनका वो कार्ड कई बार चला, कई बार नहीं चला। अब सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि भगवान राम का वो मंदिर है और वहाँ मंदिर बनेगा, तो फिर भगवान राम तो सबके आराध्य हैं, सारी पार्टियों के आराध्य हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि राम देवता नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, हमेशा से कहते रहे, लेकिन विवादित जगह पे जाने से बचते रहे। अब सवाल आता है कि देखिए, एक भारतीय जो आज़ादी का आंदोलन है, उस समय का एक कोट बहुत फेमस है कि भारतीयों ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें उन्हीं के कुल्हाड़ी से काट डाली। मतलब ये कि जो भारतीय बैरिस्टरी पढ़ने गए, जो विदेश में वकालत पढ़ने गए, जो अंग्रेजी बोलने लगे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, C.R. दास, जितने बड़े लोगों का नाम आप देखें, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे वो लोग थे जो अंग्रेजी पढ़ करके बड़े हुए। ह्यूमन राइट्स के बारे में, फ्रीडम के बारे में इनको जानकारी मिली, और जब ये विलायत गए तो वहाँ से एक कल्चर, वहाँ से एक चीज़ सीखी और यहाँ पर आके अंग्रेजों के खिलाफ शंखनाद कर दिया और फिर अंग्रेजों को भगा दिया। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को पकड़ के इतनी मजबूत राम और राष्ट्रवाद की वजह से पहुंच चुकी है कि अब दूसरी पार्टियों ने वही रास्ता अख्तियार करते हुए मोदी योगी पर हमला करने की रणनीति बनाई है। तो सीधी सी बात है, जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 17, 19 में किया कि एक बैकवर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को बैकवर्ड चेहरे के तौर पर पेश किए, हिंदुत्व के साथ कॉकटेल मिलाया और सारी पार्टियों को दरकिनार कर दिया। सबके नीचे से कुर्सी ही नहीं खींची, चादर खींच दी। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं के जो प्रयोग हैं, उसी प्रयोग पर आगे बढ़ते हुए अब ये सब चीज़ें करती जा रही है। मगर सवाल यही है कि चुनाव का जब नतीजा आएगा तो जनता किस तरफ खड़ी मिलेगी, किसकी बातों पर ज़्यादा विश्वास करेगी। क्या उसे 5-7 वर्षों में धोखा मिला है, या पिछली सरकारों ने जो किया है उसका खामियाजा अभी आने वाले कई दिनों तक उनको मिलता रहेगा। ये सब 2022 के नतीजे में साफ हो जाएगा, लेकिन तब तक ये पार्टियां ऐसी चालें चलती रहेंगी। आर्य राजीव, आपने विस्तार से बताया है। और मानस, ये सवाल बहुत छोटा स्पष्ट है कि बीजेपी के एजेंडे में तो हमेशा राष्ट्रवाद रहा, हिंदुत्व रहा, राम मंदिर रहा, लेकिन इस बार होड़ लग गई है। सवाल यह है कि इस बार किसका राष्ट्रवाद? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा हमेशा से कि वो जातियों में बटी हुई पार्टी, जातियों में बटा रहा। उसकी पूरी जो सियासत थी और जो तमाम क्षेत्रीय दल थे वो इसी आधार पर ही आगे बढ़े। चाहे बसपा ने दलित और मुस्लिम की राजनीति की हो, या समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों की और मुस्लिमों को जोड़ करके MY फैक्टर के साथ उन्होंने सरकारें बनाई हो। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में जो भाजपा का नया चेहरा सामने आया, उसने तमाम जातियों को एक साथ हिंदुत्व के झंडे के नीचे समाहित करने की कोशिश की और ये प्रयोग बेहद सफल भी रहा। एक तरफ विकास का मुद्दा था, विकास के सपने दिखाए गए, और दूसरी तरफ हिंदुत्व का नारा जो कि लगातार 90 के दशक से लगातार चला आ रहा था। उसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष था, एक बहुत लंबी उसके पीछे एक कहानी है। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रयोग सफल हुआ, उसने तमाम सियासी दलों को मजबूर किया कि वो अयोध्या जाएं या वो इस तरीके से अपने आप को पेश करें कि वो हिंदुत्व के विरोधी नहीं है बल्कि हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग किए गए, और आपको बता दें ये बात ढकी छुपी नहीं कि तमाम पार्टियों ने इस तरीके के सर्वे भी कराए कि आखिर वो किस तरीके से आम जनता के बीच जा सकते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा नतीजा भी ये सामने आया था कि अगर उत्तर प्रदेश में या देश में शासन करना है तो अब राजनीति की जो दिशा है उसको बदलना पड़ेगा, और जो हिंदुत्व है उसकी बात करनी पड़ेगी, हिंदुओं को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जातियों में बिखरी हुई जो सियासत है उसका जो लाभ है वो क्षेत्रीय दल ही उठाते रहे। इसलिए
भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग जब सफल हुआ तो तमाम दूसरे दलों को इसका अनुसरण करना पड़ा। अब आप देखते हैं कि पिछले आप 3 चुनाव पे नजर अगर डालिए तो कम से कम 2 चुनाव ऐसे जरूर रहे हैं, चाहे बीता लोकसभा का चुनाव रहा है, उससे पहले जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए जिसका कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। आपने देखा होगा उन तमाम दलों ने भी अयोध्या की परिक्रमा करने से गुरेज नहीं किया, जो कभी अयोध्या की धरती पर जाने से बचते थे या अयोध्या का नाम लेने से भी बचते थे। वो किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे। एक अलग तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में, जिसमें जाति एक बहुत बड़ा आधार था। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब से हिंदुत्व का प्रयोग हुआ, जिसमें तमाम जातियां एक साथ खड़ी हुई हिंदुत्व के झंडे के नीचे, अगर ऐसा ना होता तो शायद मायावती को जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 0 पर संतोष ना करना पड़ता। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद सपा और बसपा कभी एक साथ ना आते, मायावती और मुलायम एक साथ मंच ना साझा करते। और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी भी अयोध्या तक जाने को मजबूर हुई। वहां पर रामलला के दर्शन किए गए। इससे पहले आप बता दीजिए मुझे कि कौन सा ऐसा सियासी दल था जो अयोध्या जाकर के रामलला के दर्शन करने का जोखिम उठाता था, क्योंकि उस वक्त उनको लगता था कि वो दूसरी एक बड़ी कम्युनिटी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इन पार्टियों की भाषा भी अलग थी, बयान भी उस वक्त अलग थे। और राजीव ने कहा कि जब तक ये विवादित जमीन रही, हर पार्टी जाने से बचती रही और बीजेपी पर हमला करती रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, जब दिल्ली के डिप्टी सीएम वहां पर रामलला के दर्शन करने पहुंचे और सांसद संजय सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं। अब मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूं, राकेश त्रिपाठी जी। राकेश त्रिपाठी जी, दिक्कत तो नहीं है ना बीजेपी को अगर दूसरी पार्टियां अयोध्या पहुंच रही हैं, वहां माथा टेक रही हैं, वहां से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं बीजेपी को? क्योंकि भगवान श्री राम तो सबके हैं। सत्य है, राम आदम है, राम तो सत्य है और इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। देर से आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं। हमें पूरा स्वागत करते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर और विशेष करके अयोध्या की धरती पर अब लोग आ रहे हैं। केवल की धरती पर और विशेष करके अयोध्या की धरती पर अब लोग आ रहे हैं। केवल ये राजनीतिक दल के लोग ही नहीं आ रहे हैं, देश दुनिया से तमाम बड़ी संख्या में पर्यटक, क्योंकि कोरोना काल आ गया है, जैसे ही वे कोरोना काल कम होगा, कोरोना का प्रभाव कम होगा, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया भर से भगवान श्री राम को मानने वाले आध्यात्मिक पर्यटक अब अयोध्या की तरफ आएंगे। लेकिन आज अयोध्या का ये स्वरूप बदला कैसे है? भव्य राम मंदिर तो बन रहा ही है, साथ साथ पूरी अयोध्या दिव्य भव्य और नव्य बन रही है। इस पूरी अयोध्या को सजाने का, संवारने का श्रेय किसको है? किसने इस अयोध्या को बनाने का काम किया है? आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। ये अयोध्या का नामकरण ही आज योगी आदित्यनाथ जी ने किया, वरना पहले तो ये फैजाबाद हुआ करता था। इस अयोध्या को नगर निगम का दर्जा देने का काम आज योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। लगभग 3 दर्जन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं अयोध्या गए हैं, वरना इससे पहले याद करके बताइए, आपके रिपोर्टर्स ने सबने बहुत अच्छा बताया, मानस जी ने बताया, राजीव जी ने बताया कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हो या मायावती जी मुख्यमंत्री रही हो, कभी अयोध्या की सुध किसी को नहीं आई। अरे भाई, भगवान राम के मंदिर में आपकी आस्था नहीं थी, भगवान राम में आपकी आस्था नहीं थी, तो कम से कम अयोध्या की तो सुध लेते। आपने अयोध्या को क्यों अछूत बना दिया था? अयोध्या का क्यों पुरसा हाल नहीं लिया था? क्यों अयोध्या में नगर निगम नहीं बन सकता था? क्यों अयोध्या की सड़कों को ठीक नहीं किया जा सकता था? क्यों अयोध्या में लटके हुए जर्जर तारों को ठीक नहीं किया जा सकता था? क्यों अयोध्या में सीवर लाइन नहीं डाली जा सकती थी? अयोध्या के लोगों के जीवन को नारकीय क्यों बना करके रखा था? आज उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद हमने पूरी अयोध्या का चहुमुखी विकास करने का काम शुरू किया है और यह अयोध्या अब सबको आकर्षित कर रही है। यह अयोध्या अब सबको प्यारी लग रही है। ये सरयू के पानी पर आकर के खड़े होकर के आज सबको आचमन करने की इच्छा हो रही है। आज सब चाहते हैं कि सरयू के किनारे खड़े होकर के हम भी आरती करें, प्रभु श्री राम को याद करें। तो ये जग नहीं तो कम से कम अगली जो हमारा जो मृत्यु के बाद जो हमारा कालखंड होता है, कम से कम वहां मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। राजनीति में तो कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है, या आम आदमी पार्टी के लोग हो या समाजवादी पार्टी के लोग हो, इन्हें राजनीति में तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन अगला जन्म जरूर इनका ठीक हो जाएगा अगर प्रभु राम का भजन करेंगे, क्योंकि भगवान राम सबका बेड़ा पार लगाते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, नमस्कार विप्रेश जी। बोलिए। देखिए विप्रेश जी, अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल की मीटिंग हुई है और उसमें बताया गया है कि तुम लोग की फैक्ट्री चलाते रहो और जितनी झूठ की फैक्ट्री चलाओगे उतना बढ़िया रहेगा। तो राकेश त्रिपाठी जी साथी हैं और इसी तरीके की झूठ की फैक्ट्री बड़े बड़े चैनलों में चला रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं कि अभी हाल ही में जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ है उसमें अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में मुंह की खाई है, ये आप ध्यान रखिएगा। और सपा सरकार ने अयोध्या के लिए क्या किया है, क्योंकि आपने पूछ लिया, वरना मुझे आदत नहीं है समाजवादी पार्टी को अपने नाम गिनाने की, क्योंकि हम जानते हैं
15 करोड़ की लागत से भजन स्थल का निर्माण कार्य किया गया था सपा सरकार में। 38 करोड़ की लागत से अयोध्या में शिविर निर्माण कार्य किया गया है। 52 करोड़ के अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का निर्माण समाजवादी पार्टी ने किया है। 1 करोड़ की लागत से पर्यटकों की सुविधा हेतु आधुनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। सवाल का जवाब जो राकेश जी ने, मुझे लगा आप समझ गए होंगे, सवाल ये था मैं बोल देती हूँ, सवाल पूछ लेती हूँ। डॉक्टर आशुतोष, ये जो सवाल उठा है कि जब विवादित यहाँ पर जमीन रही है, मामला पूरा विवादित रहा, तो आप सब पार्टियां बचती रही। आप जब वहां पर विकास हो रहा है 2022 को देखते हुए सब माथा टेकने वहां पर पहुंचे, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्व को साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादियों का पूर्वांचल गढ़ है समाजवादियों का। मैं आपको बताता हूँ ये, क्योंकि राकेश त्रिपाठी जी ने पूछा था तो मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ के जो देवतुल्य जो हमारे जनता है जो देखती है आपके चैनल को, उसको समझ में आना चाहिए कि झूठ की दुकान चलती नहीं है। और क्या बात करते हैं राष्ट्रवाद की, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये देश की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी जमीन पे काम करती है। आज आरबीआई खाली हो गया है, जीएसटी 28% हो गया है, पेट्रोल डीजल 100 के पार, गैस 950 के पार, सब्सिडी खत्म, टोल दुगना, रेल किराया दुगना, बैंक का सरचार्ज 4 गुना, और फिर भी हाथ खाली। पता है आपको क्यों विपनेश जी? इसलिए कि पिछले 60 सालों में उद्योगपतियों का खाली 10,80,000 कर्ज माफ किया गया भारतीय जनता पार्टी। ये है सरकार भारतीय जनता पार्टी। ये बात करते हैं समाजवादी पार्टी में काम नहीं किया है, समाजवादी पार्टी में काम नहीं किया। सबसे ज्यादा बीडीसी मेंबर, सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य अयोध्या में आज भी समाजवादी। तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार क्यों दिया आपको, समाजवादी पार्टी को? इतना काम किया, फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार क्यों दिया? मुझे ये समझ में नहीं आता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसा किया है उत्तर प्रदेश ने नहीं, देश की लीडर्स ने। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास, आगे भी चर्चा यहीं से बढ़ाएंगे। संजीव झा जी, एक सीधा सवाल है, शायद आपको बुरा भी लगे। मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट नेट पे पढ़ा भी होगा। विपनेश जी एक झूठ का पर्दाफाश कर देना जरूरी है। विपनेश जी एक झूठ का केवल पर्दाफाश कर दूं। देखिए ये गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि अयोध्या का जिला पंचायत ये जीते हैं, काशी का जिला पंचायत ये जीते हैं। अरे भाई झूठ मत फैलाइए, गूगल करके कोई भी दर्शक देख ले। मैं इस बात को चुनौती देकर के कह रहा हूं, गूगल करके कोई भी दर्शक देख ले, उसे पता चल जाएगा कि जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। अरे भाई इस प्रकार के झूठ क्यों बोलते हैं? आप कह रहे हैं कि झूठ के फैक्ट्री हम चला रहे हैं। अब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। संजीव झा तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। आगे इस पॉइंट पे आगे बहस को बढ़ाइए। रुक जाइए एक मिनट। आज राष्ट्रवाद की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, अयोध्या क्यों हर पार्टी पहुंचना चाह रही है इसकी बात हो रही है। एक मिनट रुकिए। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव, ये सवाल मैं पूछने वाली थी संजीव झा से, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट आपको याद होगा, नेट पे भी होगा अभी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, राम मंदिर की जरूरत क्या है। आज वही माथा टेक रहे हैं जाके। जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि अब किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये कि मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की हिम्मत अब कोई सियासी दल नहीं कर सकता, कोई दल नहीं कर सकता। और अब ये एक बड़ा काम इन लोगों ने किया है कि अब मुस्लिम वोटों के खातिर, आप देखिए पीछे के रमजान के महीनों में कैसे चादर वाली चादरें पहन के रोजे के समय इफ्तार देने की, वो राहत इंदौरी का एक शेर है ना, सियासत की रवायत वो खूब समझता है, रोजे सियासत की रवायत खूब समझता है और रोजे तो नहीं रखता, इफ्तार खूब देता है। तो ये इफ्तारी खूब देता है, कहने का मतलब ये है कि एक फैशन सा चल चुका था कि रोजे के समय नेता पहन करके जा रहे हैं सिर्फ मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए, वो अब बंद हो गई है। और इसीलिए असदुद्दीन अवैसी तथा कथित सेकुलर कहे जाने वाले नेताओं की नींद उड़ा देते हैं। जी। अब बात आती है आशुतोष जी, आऊंगी आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जो बात अभी सीटों के जीत हार को लेकर कह रही थी, बात विपनेश में केवल एक बात कहना चाहता हूं, सीटों के हार को लेकर दो पार्टियों के प्रवक्ता इतना झगड़ा कर रहे थे। अगर अयोध्या पर इतना ही भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है तो अयोध्या के लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बार मुंह की क्यों खाई? अभी 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का बिल्कुल एक नया प्रत्याशी वहां पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता को हरा देता है और उसको मंत्री बनाया जाता है।
भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार कैसे जाती है? मैं ये जब सवाल अभी पूछूंगी मैं राकेश आपको त्रिपाठी बता जी दूं, से, अयोध्या जिले में लेकिन ही संजीव झा, एक मैंने गांव पहले भी सवाल जिसमें पूछा था, शायद मेरी 680 आवाज, राजीव आती हूँ आपके पास, मैंने सवाल पूछा था, आवाज नहीं गई। मैं कह रही हूँ कि आप तो राम मंदिर की वकालत नहीं करते थे, आप कहते थे यहाँ यूनिवर्सिटी बने, छात्र बने, राम मंदिर की जरूरत क्या है, और आज आप वहां माथा टेक रहे हैं जाके, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं, ये बदल कैसे गए सुर? देखिए, हम कोई राष्ट्रवाद की बात आज पहली बार नहीं कर रहे, हम संविधान की बात पहली बार नहीं कर रहे। आपको याद होगा जब हमने 2013 में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कैंपेन की शुरुआत वाल्मीकि मंदिर से किया था, जो रामायण की रचयिता है। आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा का चुनाव वाराणसी से लड़ रहे थे, अपने कैंपेन की शुरुआत विश्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ के दर्शन करके किया था। हाँ, हम भगवान राम की भी बात करते हैं और संविधान की भी बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि मुझे अभी योगी जी को सुन रहा था, काश ये भी कह देते साथ साथ कि हमने कितने अच्छे स्कूल्स बनाए, कितने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, तो मुझे लगता है कि इससे जनता का और भला हो जाता। बात तो ये भगवान राम की करते हैं, लेकिन मिड डे मील में बच्चों के रोटी खा जाते हैं। बात तो भगवान राम की करते हैं, लेकिन ये बात करें साथ खड़े हो जाते हैं। बात तो ये भगवान राम की करते हैं, लेकिन ये साथ खड़े हो जाते हैं लुटेरों के। बात तो भगवान राम की करते हैं, लेकिन साथ खड़े हो जाते हैं हत्यारों का। हम ये कहते हैं कि भगवान राम के जो आदर्श है, हम उस आदर्श पर चलेंगे। भगवान राम ने जो राम राज की परिकल्पना है, हम उसको करेंगे। और राम राज की परिकल्पना तभी आएगी जब शिक्षा की समानता होगी, स्वास्थ्य की समानता होगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। संजीव झा, तो मुझे लगता है आपने मेरे सवाल का जवाब दिया क्या? नहीं दिया। ये मनीष सिसोदिया ने कहा था, नहीं कहा था? हाँ या ना? नहीं, कि राम मंदिर नहीं, राम मंदिर की जरूरत क्या है, यहाँ पर तो विश्वविद्यालय बनना चाहिए, कहा था नहीं कहा था? उनका ये कहना था कि राम मंदिर तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर जगह हो तो उसमें स्कूल भी बनना चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, क्योंकि वो आपकी दैनिक जीवन की जरूरतें हैं, गरीब की जरूरतें हैं। आज हमने दिल्ली में अगर सरकारी स्कूल अच्छे बनाए तो यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। अगर हमने मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बनाए तो गरीब का इलाज मुफ्त में हो रहा है। फिर उस दरबार में आप माथा टेकने क्यों जा रहे हैं? वहां तो कोई स्कूल नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना, वहां तो राम मंदिर बन रहा है। फिर आपको जरूरत ऐसी क्यों महसूस होने लगी? हम तो ये नहीं कहते कि रामलला का मंदिर नहीं होनी चाहिए। भगवान राम हमारे आस्था है, हम सनातनी हैं, और संविधान हमें यह कहता है कि धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। हाँ, संजीव झा जी, और पार्टी की तरह आप स्पष्ट क्यों नहीं बोल देते हैं? आपको मालूम है कि भगवान श्री राम का ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। पूर्वांचल की बेल्ट को आप साधना चाह रहे हैं भगवान श्री राम मंदिर के जरिए, इसलिए माथा टेकने आप पहुंचे वहां पर। यहाँ पर राकेश त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, बोलिए राकेश जी। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सदन में बोला था कि हम राम राज्य की अवधारणा पर दिल्ली की 500 वर्षों से बहुसंख्यक हिंदू आबादी अपने आराध्य के मंदिर बनवाने के लिए कटघरे में खड़ी थी। पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता है जहां बहुसंख्यक आबादी को अपने आराध्य, अपने इष्ट के मंदिर बनवाने के लिए न्यायपालिका के कटघरे में खड़ा होना पड़े। लेकिन लंबे समय तक धैर्य रखा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जिसने लिखत पढ़त बोलकर हर मंच पर हर सवाल के जवाब में ये सवाल पूछा करते थे बार बार कि राम मंदिर, रामलला हम आएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई। 30 सितंबर 2010 को जब उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट से फैसला आया तो पूरे देश में सारी राजनीतिक दलों में सन्नाटा छा गया। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील दाखिल हुई तो 2010 से लेकर के 2012 तक 2 वर्ष तक बसपा की सरकार थी और 5 वर्ष तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 12 से 17 तक एक पेज का ट्रांसलेशन नहीं किया, एक पेज का 17,000 पेजों का ट्रांसलेशन मात्र 4 महीने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करने का काम किया। ठीक है राकेश जी, एक सवाल है मेरे सहयोगी राजीव रंजन का आपके लिए। राकेश जी, एक सवाल है मेरे सहयोगी राजीव रंजन का आपके लिए, सुन लीजिए। आ रही हूँ, सुन लीजिए राजीव, आपका सवाल राकेश त्रिपाठी से। मैं जवाब दे देता हूँ। एक सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। मैं जवाब दे देता हूँ। सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए एक मिनट। राजीव अपना सवाल दोहरा रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। राजीव पूछे। नहीं, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक है कि अयोध्या को, अब देखिए सियासत अपनी सहूलियत के हिसाब से की जाती है, लेकिन मैं कहता हूं अयोध्या ने इस तरह की राजनीति को, अयोध्या के लोगों ने तमाचा भी बहुत बार मारा है। बीजेपी के तमाम बार लोकसभा के उम्मीदवार वहां से हारे हैं, विधानसभा के उम्मीदवार भी अभी जल्दी ही हारे थे, अभी जीते हैं।
तो अगर चुनाव जीतने हारने को इससे आप जोड़ देंगे तो फिर आपको अयोध्या में हार भी बहुत मिली है। मेरा मानना यह है कि अयोध्या को लेकर के जो राम मंदिर के सबसे बड़े नायक थे लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी उस मुद्दे को छोड़ चले थे जब चल नहीं रहा था। लेकिन आपको नरेंद्र मोदी के तौर पर एक ऐसा नायक मिला जिसने सारी चीज़ों, सारे गणित को उलट पलट दिया। जब आप कहते हैं ना, महाभारत जो है कौरव और पांडवों में कोई फर्क नहीं था, दरअसल वो कृष्ण का चक्र था, कृष्ण था जिसने सारा अंतर पैदा किया। किसी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी महाभारत में वो कृष्ण की भूमिका में है जो दोनों तरफ के फर्क को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और अभी तक का जो चुनावी इतिहास है पिछले 7 कई चुनाव का, मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो सारा फर्क नरेंद्र मोदी जिस तरह से महाभारत में कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र ने फर्क पैदा किया, वैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनावी फर्क पैदा कर देते हैं। सवाल ये है कि अब जबकि अब सिर्फ विपक्ष के पक्ष में ये बात जाती है कि अब इस बार का जो चुनाव होगा 7 साल के कार्यकाल की समीक्षा होगी, उसका आकलन होगा। और खास करके योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। 14 वर्षों के वनवास के बाद बीजेपी की ये सरकार जो चली है, उसका जो अब जनादेश आएगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए, पंचायत चुनाव में उसे बहुत करारा झटका लगा है। हर जगह उसे बहुत मायूसी हाथ लगी थी। ये बात अलग है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के पद बीजेपी ने जीत लिए, कैसे जीत लिए, क्या जीत लिए, उसमें बहुत चर्चा हो चुकी है। तो राकेश जी, अब आप कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी हार क्यों जाती है वहां से? अयोध्या नकार क्यों देती है बीजेपी को? देखिए, मैं 2 बातें कह दूं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणा देती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है। वर्ष 2012 का चुनाव जब हम हारे थे तो उसके कारण थे, स्थानीय कारण थे। उस समय साधु संत जो बड़ी संख्या में अयोध्या में निवास करते हैं, मतदाता है, वो कुंभ के नाते उस समय प्रवास पर थे। एक बड़ी संख्या अयोध्या से उस समय अयोध्या में नहीं थी जो हमारा मतदाता है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलग अलग कई और कारण थे जिन कारणों की हमने समीक्षा की। लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति को देखें तो अयोध्या में मेयर भी हमने जीता है, अयोध्या में सांसद भी हमारा है, अयोध्या में विधायक भी हमारा है, अयोध्या जनपद की सारी सीटें हमारी हैं। देखिए, हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि आज अयोध्या को वैचारिक अधिष्ठान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने शामिल किया था। हमने अपने हर संकल्प पत्र में, हर घोषणा पत्र में लिख करके कहा है, हर सवाल के जवाब में कहा है। मुझे याद है बार बार इस टीवी डिबेट्स में ये सवाल पूछे जाते थे। न्यूज़ 24 की इस डिबेट में कई बार मुझसे सवाल पूछे गए हैं कि राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग तमाम ये सवाल पूछा करते थे, सपा के लोग सवाल पूछा करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जब इसका उत्तर प्रस्तुत कर दिया है तो ये सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी की लाइन के पीछे तो फिर बीजेपी को पंचायत चुनाव में हार का सामना क्यों करना पड़ा? ठीक है, मेयर अध्यक्ष पद आप जीत गए, लेकिन ये चुनाव कैसे हार गई बीजेपी? आप ये भी तो सोचिए जरा, सोचिए। 1 मिनट आ रही, डॉक्टर आशुतोष वर्मा काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट आ रही है। ये प्रोपेगेंडा मैंने अपनी बात की शुरुआत प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। 500 सीटों पर टिकट घोषित किए थे और 1500 सीट पर बोला था कि जितनी देर चिल्लाओगे, जितनी देर झूठ बोलोगे, उतनी देर हमारी बातें रखी जाएंगी। और राकेश त्रिपाठी अच्छे प्रवक्ता, पता नहीं कैसे इन बातों में फंसे जा रहे हैं। क्या आप बताना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज के हाथों से आपने लिखवाया था कि बीजेपी ने लिखवाया था कि राम मंदिर के नहीं? आप बोलना चाहते हैं आज चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि राम मंदिर बनवाओ? देखिए विपेश जी, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी बैकफुट पे खड़ी हुई। मेरी बात पूरी हो जाती है राकेश जी, फिर आप आराम से। मैं समझा देता। जब 5 साल खत्म हो गए, एक मिनट बात मेरी हो जाती है। जब 5 साल खत्म हो गए हैं, जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद से महंगाई, पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी जब चरम पे आ गई है, आप भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता से यहां से लेके दिल्ली तक मैं कहता हूं, आए वो किसी मुद्दे पर बात कर ले जो सामाजिक सरोकार के हैं, चाहे वो महंगाई की बात कर ले, वो महिला शोषण की बात कर ले, वो पेट्रोल डीजल की बात कर ले, वो रोजगार की बात कर ले, मैं चैलेंज करता हूं। अरे जिस उत्तर प्रदेश को अपना प्रचार करने के लिए कलकत्ता की फोटो डालनी पड़ी और अमेरिका की चिमनियों की फोटो डालनी पड़ी, उसने क्या विकास किया होगा? इसलिए मोदी जी ने समझा दिया है कि योगी आदित्यनाथ से कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम वापस चलो राम मंदिर की तरफ, मैं लेके चलता हूं। यही है और यही समझाया गया है इनको कि बोलते रहो राम मंदिर, करते रहो किसी तरीके से।
और जनता लेकिन समझ गई है कि बस उसको केवल रोजगार की बात करनी है, केवल उसको 30 महंगाई की सेकंड। बात करनी है, मैं उसको केवल शिक्षा की इस बात बात करनी करूंगा, है। देखिए, तो झूठ बोलना बंद करो, जिस तरह से समाजवादी यहाँ पे पार्टी के खड़े होकर प्रवक्ता झूठ बोलना अभी बंद झूठ फैलाने का करो। काम इस कर बात नहीं, को मानो, दूंगी मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, एक इस मिनट बात रुक को जाइए। मानो कि मैं भारतीय समझा जनता देता हूं। पार्टी एक-एक के करके पास बात आज करते हैं, कोई एक-एक करके सत्ता नहीं रुक जाइए, रह एक गया। मिनट रुक जाइए। विप्रेसी एक मिनट मैं दूंगी 30 सेकंड आपको। आशुतोष जी, आपकी बात हो गई कंप्लीट? डॉक्टर आशुतोष, जो आप कह रहे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार और ये तमाम बेरोजगारी, ये कहाँ है? आपके एजेंडे में तो है ही नहीं। आप भी अयोध्या बिल्कुल पहुंच एजेंडे रहे हैं, में। माथा टेक रहे हैं, विपक्षी कहाँ पार्टी माथा के टेक एजेंडे रहे में बताइए? कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ना जैसे हालात, जैसा वक्त, जैसा चुनाव, वैसे ही आप मुद्दे तय करते हैं। अलग कहाँ है? आज भी आ लड़ाई रही हूँ, संजीव महंगाई जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ, दोबारा आ रही हूँ। संजीव जी आप बोलिए, संजीव जी बोलिए। कोई एक जगह बता दिए जहां पर हम देखिए, जाके अभी ये मैं बोल रहे हैं राकेश जी कि को बहुत मंदिर धन्यवाद हमारा खाना देना पूरी से मुद्दा काम है। नहीं चलेगा, वो जनता मुझे समझ लगता है कि जाएगी। जिस तरह से भगवान राम के मंदिर के नाम पर ये चंदा की चोरी करते हैं, ना केवल अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग, इनको अब सबक सिखाने वाला है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि आखिर बुनियादी मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते बकवास करना बंद कि करो। आपने स्कूल ये कैसा आम आदमी बनाया, पार्टी के लोग इस प्रकार आपने से लगातार आपने नेशनल हॉस्पिटल चैनल पर कैसा बैठ करके बनाया, बकवास करने का आपने काम करते हैं। अभी मुकदमा दर्ज हो जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है तो माफी मांगने के अलावा कोई आपने विकल्प नहीं महंगाई बचता है। क्यों नहीं किया? भगवान श्री मैं तो राम के फिर नाम दावे पर से 10 अपमानित बार करने का कहता प्रयास हूं। मत करो। भाई, अपनी मैं नापाक तो जबान आज से 10 बार भगवान श्री कहता राम हूं के कि मंदिर पर इस भगवान प्रकार की राम बातें मत के करो। चंदा की चोरी आपने की, वहां भगवान राम के मंदिर को, मंदिर के जमीन को आप लोगों ने बेचा। नहीं संजीव झा, ये भगवान राम के मंदिर ना बनने देने के संजीव झा, विरोधी ये हैं। क्या बात है? ये उसी प्रकार के राक्षस ये देखिए, हैं ये जो हमेशा न्यूज़ 24 यज्ञ पर को आपको दूषित करने का वेलकम नहीं प्रयास करते करेंगे इस हैं। तरीके ये से। उसी ये प्रकार क्या के बोल राक्षस रहे हैं हैं। आप? बिना प्रूफ नहीं। के, बिना सबूत के एक बात उठी, उसका जवाब दे दिया गया। हम बिल्कुल विपनेश समर्थन जी, नहीं करेंगे आपके इस बयान का। और आज विपनेश डिबेट कुछ जी, और हुई है, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ आप उत्तर तरीके से बोलिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बात कीजिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की बात नहीं। संजीव झा, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। राकेश जी, एक मिनट। दूषित किया जाए, ये जिस प्रकार से हड्डियां ला करके डाल दिया करते थे उत्तर राक्षस, प्रदेश के उसी लोग प्रकार से जानते हड्डियां हैं, लाकर डाल रहे ये हैं। अयोध्या के ये लोग खरदूषण जानते जैसे हैं। हैं। तो इस संजीव बार झा, आपको मेरे सवाल सबक का सिखाने जवाब वाले दीजिए, इस हैं। प्लेटफॉर्म पर नहीं। ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कीजिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अलग से जो कहना है कीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 प्लेटफॉर्म पर इस बयान का न्यूज़ 24 समर्थन नहीं करेगा, यज्ञ की आहुति वेलकम नहीं आकर करेगा। के हमेशा हड्डियां डालने का काम करते हैं। हमने मांस डालने ये का काम संजीव करते हैं। झा, कॉन्फ्रेंस करके संजीव भी झा, कहा मेरे था। सवाल का जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अपने बुनियादी मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में महंगाई का जो आलम है वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में और ये शिक्षा दिल्ली में नहीं है बहाली क्या? आपके सामने दिल्ली है। में पेट्रोल 100 के पार है और आपको दिल्ली में नजर नहीं आ रहा है। ये केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार की एक क्षमता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज पेट्रोल महंगा, सरसों तेल महंगा, अनाज महंगा, रोटी महंगा, चावल महंगा, आज जनता को मिल क्या रहा है? तो मेरा ये कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में आपने शिक्षा के लिए क्या, उस पर भी बात कीजिए। आपने हॉस्पिटल के लिए क्या किया, उस पर भी बात कीजिए। कोरोना में जब बदहाली थी यूपी में, उसको कैसे आपने बेहतर किया, उस पर भी बात कीजिए। आज आपने मिड डे मील के नाम पे बच्चों की रोटी खा जाते बस, हैं, और उस आप पर भी बात कितनी बात कीजिए। कर रहे हैं? सिर्फ अयोध्या में माथा टेक रहे हैं। संजीव झा, अगर सड़क पर उतर के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आप ये बात करते तो समझ में आता, लेकिन टीवी पे बैठकर बातें कुछ और हैं, लेकिन एजेंडा सबका एक ही है कि कौन कितना बड़ा भक्त, कौन कितना बड़ा झंडा लेकर घूम रहे हैं कि आप हिंदुत्व हमारा है, राष्ट्रवाद हमारा, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे से जवाब मुझे देने। राकेश जी, मैं माफी चाहती हूँ, वक्त की सच में बहुत कमी है, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहीं विराम देना होगा।